बात करते हैं फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, जो है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोसिस क्या होता है पहले देख लेते हैं। ऑस्मोसिस से पहले हम देख लेते हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन अगर हम देखें तो जैसे हमारे पास दो सॉल्यूशन है, यहाँ पे हमारे पास है सॉल्यूशन नंबर 1, सॉल्यूशन 1, और यहाँ पे हमारे पास है सॉल्यूशन 2। यहाँ C1 कॉन्सेंट्रेशन है या C2 कॉन्सेंट्रेशन है। तो मैं बताया C1 इज ग्रेटर देन C2। लेट्स अज्यूम C1 इज ग्रेटर देन C2, और ये हमारे पास कोई मेम्ब्रेन है, एनी मेम्ब्रेन। C1 इज ग्रेटर देन C2 और यहाँ कोई मेम्ब्रेन है। तो सॉल्यूट पार्टिकल इधर से इधर जाएगा। सॉल्यूट पार्टिकल कहाँ से जाएगा? जहाँ उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से कम कंसंट्रेशन में जाएगा, और सॉल्वेंट पार्टिकल जहाँ उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से कम कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूट एक्सेस का है, सॉल्यूट का जो एक्सेस है वो है हमारे पास C1 वाले सॉल्यूशन में, और सॉल्वेंट का जो हमारे पास एक्सेस है वो है C2 वाले कॉन्सेंट्रेशन, C2 कॉन्सेंट्रेशन वाले कंपार्टमेंट में। तो इस पर्टिकुलर स्टेट को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। कि सॉल्यूट यहाँ जाना है तो सॉल्यूट का मूवमेंट इधर हुआ, सॉल्वेंट इधर जाना है तो सॉल्वेंट का मूवमेंट ऐसे हुआ। तो इसको कहते हैं हम डिफ्यूजन। अब आइए हम देखते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस, तो ऑस्मोसिस की पहले डेफिनेशन हम लिख लेते हैं कि द स्पॉन्टेनियस फ्लो, द स्पॉन्टेनियस फ्लो, स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब होता है? नेचुरल फ्लो। द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड, सॉल्वेंट साइड से लेके टू सॉल्यूशन साइड, और फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ लो concentration side to solution of high concentration side through a semi permeable membrane ठीक है, सेमी परमेबल SPM कहते हैं। आइए इसको हम डायग्राम की मदद से समझते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है द मेम्ब्रेन विच अलाउज ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल, जो सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल को ही अपने ओर से जाना, सॉल्वेंट पार्टिकल ओनली, जो सॉल्वेंट पार्टिकल को ही अपनी तरफ से जाना अलाउ करती है, सॉल्यूट पार्टिकल को अलाउ नहीं करती, क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल का साइज वो रिलेटिवली बड़ा मानती है, बड़ा होता है, तो उसको ब्लॉक कर देती है। तो ये हमारे पास दो तरह के सॉल्वेंट होते हैं। पहला होता है नेचुरल। नेचुरल में कौन कौन सा आ गया हमारे पास? नेचुरल में आ गया एनिमल और प्लांट सेल मेम्ब्रेन। तो एनिमल या फिर प्लांट की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, एनिमल और प्लांट सेल मेम्ब्रेन। और दूसरा हमारे पास आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में क्या आ गया? Cu2 FeCN6 एंड सिलिकेट ऑफ निकल आयरन कोबाल्ट। ये दोनों किसकी जैसे एक्ट कर सकते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जैसे एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑस्मोसिस को डायग्राम से समझते हैं कि ऑस्मोसिस क्या है। तो यहां पे हमारे पास वापस से दो कंपार्टमेंट है। यहां पे क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। यहां पे सॉल्यूशन 1 है, यहां हमारे पास सॉल्यूशन 2 है। C1 कॉन्सेंट्रेशन है, C2 कॉन्सेंट्रेशन है। तो जो सॉल्वेंट का मूवमेंट है,
ठीक है, यहाँ पे जो C2 देखिए सोल्यूशन, अगर हम माने C1 की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है C2 से, तो C1 में हम मान लेते हैं कि इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ सॉल्यूट से, और मैं ग्रीन कलर को डिनोट कर रहा हूँ सॉल्वेंट से। अब आपको ढंग से क्लियर होगा, C1 की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो यहाँ पे लेट से 8 तो सॉल्यूट है और सॉल्वेंट तो हमेशा ज़्यादा ही होते हैं, तो मान लेते हैं हम दोनों जगह 15 सॉल्वेंट है। यहाँ भी मैं मान लेता हूँ 15 सॉल्वेंट है, लेकिन यहाँ सॉल्यूट थोड़ा सा कम है, 2 3 4, चलो 40 सॉल्वेंट। तो बताइए कि अगर सॉल्यूट कम है तो ऑब्वियस सी बात है वाटर ज़्यादा होगा, सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, तो यहाँ सॉल्वेंट ज़्यादा है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट का मूवमेंट जो है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इधर से इधर होगा। सॉल्वेंट का मूवमेंट अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में होगा। क्यों भाई? तो सॉल्यूशन, तो इसको क्या कहते हैं हम? ऑस्मोसिस। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन लिखिए, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम solvent sand solution or from solution of low concentration sand or high concentration through the semi permeable membrane is known as osmosis। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। अगर यहाँ ये 4 पार्टिकल भी नहीं होते इसके, तो भी ये सॉल्वेंट अपना C2 से C1 की ओर आ जाता। ठीक है, मतलब सॉल्यूशन 2 से सॉल्यूशन, या फिर हम बोले सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ आ जाता। तो इसको क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। ठीक है, अब डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है? हमने डिफ्यूजन भी पढ़ा और हमने ऑस्मोसिस भी पढ़ा। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है? पहला है ये एप्लीकेबल फॉर सॉलिड लिक्विड गैस, तीनों के लिए एप्लीकेबल है। ये एप्लीकेबल ओनली फॉर सॉल्यूशंस, ये सिर्फ सॉल्यूशंस के लिए एप्लीकेबल है। सेकेंड है मूवमेंट ऑफ बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल, इसमें दोनों का मूवमेंट होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, जबकि इसमें मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूट तो पास नहीं कर सकता है एसपीएम से, तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल ऑनली, तो सॉल्वेंट पार्टिकल का ही मूवमेंट होता है। तीसरी की बात करें, नो रूल ऑफ एसपीएम, इसमें एसपीएम का कोई रूल नहीं है। तीसरा है नॉट पॉसिबल विदाउट एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अलावा ये पॉसिबल नहीं है। फोर्थ, कैन नॉट बी स्टॉप्ड और रिवर्स, इसको स्टॉप या रिवर्स नहीं कर सकता, बट फोर्थ, इट कैन बी रिवर्स स्टॉप्ड एज वेल एज रिवर्स, इसको स्टॉप भी किया जा सकता है और रिवर्स भी किया जा सकता है। तो आइए अब हम बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या चीज है? ऑस्मोसिस पढ़ लिया, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या चीज है? लेट से हमारे पास एक अलग तरह का हम डायग्राम समझ लेते हैं कि हमारे पास यहाँ एक सॉल्यूशन है और यहाँ पे हमारे पास एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, जिसमें यहाँ कॉन्सेंट्रेशन C2 है, यहाँ C1 है। तो अब क्या है कि हमें पता है C1 की वैल्यू ज़्यादा है C2 से, सो C2 में जो है सॉल्वेंट पार्टिकल इसमें एंटर करेंगे और वाटर का लेवल जो भी है सॉल्यूशन का लेवल राइज होगा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा हाइड्रोस्कोपिक प्रेशर developed over a solution of high concentration, जहां सोल्यूशन का हाई कॉन्सेंट्रेशन है वहां एक ये एच हाइट का प्रेशर डेवलप हो जाएगा। ठीक है, ड्यू टू फिनोमिना ऑफ ऑस्मोसिस, फिनोमिना ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस की वजह से यहाँ हाई कंसंट्रेशन डेवलप हो जाएगा
over a solution is known as osmotic pressure. Over a solution is known as osmotic pressure. osmotic pressure को कैसे डिनोट करते हैं? पाई, ठीक है, रो जी एच, इसको क्या कहेंगे हम? ऑस्मोटिक प्रेशर. अब क्या होगा? इस प्रेशर को रोकने के लिए, इसका मूवमेंट रोकने के लिए हमारे को कुछ एक्सटर्नल प्रेशर. अब आइए हम दूसरे तरह का डायग्राम देखते हैं. सारे तरह के डायग्राम हम कंसीडर करेंगे. तो यहाँ पे लेट्स से एसपीएम है, ये एसपीएम है. यहाँ हमारे पास कंपार्टमेंट है और यहाँ हमारे पास है. तो ए है और ये बी है. यहाँ हमारे पास क्या है? पिस्टन. मास कितना है पिस्टन का? एम. और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है यहाँ पे? ए. ठीक है. और यहाँ क्या है? सॉल्यूशन. और यहाँ क्या है? सॉल्वेंट. तो क्या होगा? सॉल्वेंट से पार्टिकल जो है वो सॉल्यूशन की ओर मूव करेगा. तो हमारे को यहाँ पे एक्स्ट्रा मास रखना पड़ेगा एम, जो कि ऑस्मोसिस को रोके. तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मास रखेंगे हम, तो पाई क्या हो जाएगा? एम जी अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया ए. ठीक है. तो इसको क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड ओवर द सॉल्यूशन साइड. तो ये हमने मास रखा, इसकी वजह से क्या हो गया? सॉल्वेंट का पार्टिकल का इधर से इधर जाना, बी से ए की ओर जाना है, इसको ए बोल देते हैं. बी से ए की ओर जाना बंद हो गया. तो जिस मास को रखा, तो जो प्रेशर डेवलप हुआ उसको क्या कहेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर. तो एक्स्ट्रा प्रेशर applied over solution side to prevent the phenomena of osmosis is known as osmotic pressure. अब हम तीसरे तरह के सिनेरियो की बात करें. अगर इस तरीके से हमारे पास दो कंटेनर है, बीच में हमारे पास एसपीएम रखी हुई है और यहाँ है हमारे पास सॉल्यूशन सी, और यहाँ है हमारे पास सॉल्वेंट, और यहाँ टेम्परेचर क्या है? टी. तो पाई कितना है? सी आर टी. पाई की वैल्यू कितनी होगी? ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू होगी सी इंटू आई इंटू टी. और अगर वेंटो फैक्टर होगा तो पाई इक्वल्स टू आई इंटू सी आर टी. तो फॉर्मूला हमारे को याद रखना, पाई की वैल्यू क्या होती है? आई इंटू सी आर इंटू टी, बशर्ते एक तरफ क्या रखा हो हमारे पास? सॉल्वेंट रखा हो. ठीक है. तो सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा इस एसपीएम के थ्रू. ठीक है. तो यहाँ जो प्रेशर जनरेट होगा उसको रोकने के लिए जो एसपीएम लगाया है, जो भी हमने डेफिनेशन देखी उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारा पाई की वैल्यू आ रहा है आई सी आर टी. अब हमारे पास अगर दोनों जगह सोल्यूशन हो, फोर्थ सिनेरियो की बात करें, ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे कैलकुलेट करें? यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन 1 हो और यहाँ हमारे पास सॉल्यूशन 2 हो, C1 कॉन्सेंट्रेशन हो, C2 कॉन्सेंट्रेशन हो, C1 ग्रेटर देन C2. तो सॉल्वेंट का मूवमेंट C2 से C1 होगा. टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए RT. तो पाई की वैल्यू क्या होगा? C1 माइनस C2 RT, मतलब आई अपने आप ही होगा पाई C1 माइनस C2 RT. तो इस तरीके से हम ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. तो अब हम देखिए कुछ क्वेश्चन. मैं आपको एनकरेज करूंगा वीडियो पॉज करें. कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ फॉलोइंग सोल्यूशन. फॉलोइंग सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बताएं. पहला 0.2 मोलर ग्लूकोज एट 300 केल्विन. दूसरा है 30% वेट बाय वॉल्यूम यूरिया एट 127 डिग्री सेंटीग्रेड. थर्ड है डेसीमोलर K4FeCN6, अल्फा दे रखा है 75% एट 227 डिग्री सेंटीग्रेड. और फोर्थ दे रखा है 2 मोलर CH3COOH इन बेंजीन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड. तो 0.2 मोलर ग्लूकोज एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड. तो पाए कितना हो जाता है?
सी इंटू आर इंटू टी 4.8 ATM, 30% वेट बाय वॉल्यूम यूरिया। तो पहले मोलैरिटी देख लेते हैं, 10% 30 ml 30 ग्राम बाय 60 मोल 60 मॉलिकुलर मास। तो पाए कितना हो जाएगा 5 इंटू 0.08 इंटू 400, तो ये हो जाएगा 160 ATM। तो ये हो जाएगा इसका ऑस्मोटिक प्रेशर। डेसिमोलर सोल्यूशन, इसकी आई की वैल्यू हमारे को देखनी होगी, आई इक्वल्स टू 1 प्लस आई माइनस 1 1 प्लस एन माइनस 1 5 माइनस 1 इंटू 3/4, तो हो जाएगा 4। तो पाए कितना हो जाएगा 4 इंटू 1/10 0.08 इंटू 500 16 ATM। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें हम तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो बेंजीन में क्या बनाता है, डाइमर। कैसे बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड इन बेंजीन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कार्बोक्सिलिक एसिड इन बेंजीन फॉर्म्स डाइमर। तो कार्बोक्सिलिक का CH3COOH, ये अगर बेंजीन में गया CH3COOH का होल ट्वाइस, तो क्या बनेगा CH3C डबल बॉन्ड OH और C डबल बॉन्ड OH CH3। इस तरीके से ये क्या बना था बेंजीन में डाइमर। तो आई की वैल्यू क्या है 1 प्लस डाइमर के फॉर्म में n-1 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा अल्फा 1, आई की वैल्यू कितनी है 1/2, तो पाई कितना हो जाएगा 1/2 इंटू n इंटू पॉइंट CR/T, तो कितना हो जाएगा 24 ATM। तो 24 ATM। तो ये काफी अच्छे क्वेश्चन थे जो ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन ऑस्मोटिक प्रेशर का। 100 ml of solution having osmotic pressure of 2 ATM is mixed with 300 ml of a solution having osmotic pressure of 4 ATM. Determine at 27 degrees centigrade final osmotic pressure of solution। osmotic pressure बताओ solution का। तो 100 ml of a solution having osmotic pressure of 2 ATM, तो 2 equals to 2 ATM mixed with 300 ml solution having 4 ATM। ठीक है, तो 2 n1 मोल मान लेते हैं 0.1 इंटू R इंटू टी, और 4 इक्वल्स टू n2 इंटू 0.3 इंटू R इंटू टी। तो पाई की वैल्यू कितनी हुई n1 प्लस n2 डिवाइड में 0.4 इंटू आर टी। तो n1 है हमारे पास 0.2। फाइनल हमने दोनों को मिक्स किया तो जो पाई आया हमारे पास वो ये आया। ठीक है, तो n1 की वैल्यू लिख दी हमने पाई 0.2 आर टी प्लस n2 की वैल्यू लिख दी 1.2 बाय आर टी अपॉन 0.4 इंटू आर टी। तो ये हो जाएगा हमारे पास 14/4 जो कि हो जाएगा 3.5 ATM। तो ये हमारे पास हुआ पाए 3.5 ATM। अब एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं हम, जो है रिवर्स ऑस्मोसिस। RO जिसको हम कहते हैं, जो हमारे घर में लगा रहता है, ज्यादातर घर में होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस RO। तो RO कैसे काम करता है, अगर यहां पे सपोज हमने ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे है C1 और C2, हमें पता है कि C1 इज ग्रेटर देन C2 है, तो यहाँ पे पाई जनरेट होगा। ठीक है, पाई जो ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर हमने इसको एक पर्टिकुलर प्रेशर से ज़्यादा लगा दिया तो सॉल्वेंट का जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का मूवमेंट अपने लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में होने लग जाएगा। एक प्रेशर से ज़्यादा लगा दिया तो अब सॉल्वेंट C1 से C2 में जाने लग जाएगा। तो मतलब C2 में सॉल्वेंट C1 से C2 की तरफ जा रहा है। तो इससे हम वाटर प्योर कर सकते हैं। कैसे, हमारे पास पता है यहाँ इम्प्योर है, इम्प्योर वाटर, और यहाँ हमने ले लिया प्योर वाटर।
तो इम्प्योर वाटर में हमने एक लेवल से ज़्यादा प्रेशर लगाया तो सॉल्वेंट तो नहीं जा रहा, सॉल्यूट तो नहीं जा रहा, सॉल्वेंट पार्टिकल जा रहा है, तो मतलब प्योर वाटर में वाटर का अमाउंट और बढ़ रहा है और यहाँ से वाटर का अमाउंट कम हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस का उल्टा करना, रिवर्स ऑफ ऑस्मोसिस। तो उसको कैसे लिखेंगे? इफ प्रेशर अप्लाइड over a solution side is greater than the expected osmotic pressure, then the movement of solvent particle will take place from high concentration solution to low concentration solution that is in reverse direction, which is known as RO। इसका क्या एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल हम कर सकते हैं डी सैलिनेशन ऑफ वाटर। वाटर को हमारे को डीसैलिनेट कर दिया, डीसैलिनेशन ऑफ वाटर। सेकंड हम बात करो RO इन वाटर प्यूरिफायर, RO इन वाटर प्यूरिफायर। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन, कितने तरह के सॉल्यूशन होता है, आखिरी टॉपिक ऑस्मोसिस का। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तीन तरह के होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। पहला आइसोटोनिक, सेकंड है हाइपरटोनिक और थर्ड है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है कि अगर हमने एक कंटेनर में दो सॉल्यूशन रखे C1 और C2, तो आइसोटोनिक में क्या होगा? C1 विल बी इक्वल्स टू C2, सॉरी पाई1, मतलब पाई1 विल बी इक्वल्स टू पाई2, मतलब I1 C1 इक्वल्स टू I2 C2। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट हो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, या फिर दोनों जगह नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो। ठीक है, तो C1 इक्वल्स टू C2 जब दोनों जगह क्या हो? नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, और यहाँ दोनों जगह क्या हो? इलेक्ट्रोलाइट हो, तभी I आता है। ठीक है, दूसरा हो गया हमारे पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा हो गया हमारे पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? इफ, मतलब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा? फर्स्ट, इफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन फर्स्ट सॉल्यूशन होगा इफ पाई1 ग्रेटर देन पाई2, देन सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक with respect to second solution, solution is hypertonic with respect to second solution। लेकिन अगर वो हाइपोटोनिक हुआ, second solution is hypotonic with respect to first solution, तो हाइपोटोनिक क्या हुआ? सेकंड सॉल्यूशन इज हाइपोटोनिक विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट सॉल्यूशन। तो अगर पाई1 ग्रेटर देन पाई2 हो तो फर्स्ट सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक, और हाइपरटोनिक क्या हुआ? सेकंड सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट सॉल्यूशन। मतलब अगर हम इस केस में बात करें कि इफ C1 ग्रेटर देन C2 हुआ तो फर्स्ट वाला क्या हुआ? फर्स्ट हाइपरटोनिक, और सेकंड क्या हुआ? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है,
अब इसकी क्या एग्जांपल है, अगर श्रिंक होता है कोई भी चीज, जैसे कोई चीज हमने किसी दूसरे सोल्यूशन में डाली और श्रिंक हो गई, तो लॉस ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड का क्या हो गया, लॉस हो गया, वो सोल्यूशन क्या हुआ, वो सोल्यूशन क्या था उसके अंदर, हाइपोटोनिक। लेकिन अगर वो स्वेल होता है तो गेन ऑफ फ्लूइड, उसने फ्लूइड गेन किया, वो क्या हो गया, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, एक इसका बस एक क्वेश्चन देख लेते हैं आखिरी, 5% वेट बाय वॉल्यूम solution of an unknown solute is isotonic with 6% weight by volume solution of glucose. Determine molar mass of unknown solute, मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट को डिटरमाइन करें। तो 5% वेट बाय मोलरिटी कितनी है, 10 इंटू 5 बाय m1। ठीक है, तो 10 इंटू 5 बाय m1 में मोलरिटी, और m1 कितना है मास, अननोन सोल्यूशन ग्लूकोज, ग्लूकोज का मास 180 होता है, तो m 6% वेट बाय वॉल्यूम 6 बाय 180। ठीक है, अब दोनों आइसोटोनिक सोल्यूशन है, तो दोनों का मोलर मास या फिर हम कहें कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होनी चाहिए, मोलैरिटी इक्वल होनी चाहिए कॉन्सेंट्रेशन, तो 50 बाय m1 इक्वल्स टू 1 बाय 3। तो ऐसे m1 मोलर मास फर्स्ट का कितना आता है, 150 ग्राम पर मोल। तो इस तरीके से हमने देखा कि ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस किस तरह से हम डिफाइन करते हैं, किसे ऑस्मोसिस कहते हैं, घर पे जो आरओ लगा रहता है वो किस तरीके से काम कर सकता है, किस सोल्यूशन को हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहते हैं।